गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स यानी कि ऋण पत्र। तो डिवेंचर्स को इशू कैसे किया जाता है, कितने टाइप के डिवेंचर्स होते हैं, क्या शेयर्स और डिवेंचर्स में कुछ फर्क होता है, और इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे इसमें। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD in Faculty of Commerce, KMGG PG कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, एज वी नो, नो कंपनी कैन इशू शेयर्स मोर देन ऑथोराइज्ड कैपिटल। हम सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को ये सब पता है ये कि कोई भी कंपनी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। और ऑथोराइज्ड कैपिटल कहां पे लिखी होती है बेटा, याद है आप लोगों को? ये लिखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एक कैपिटल क्लॉज होती है, उसमें लिखी हुई होती है, और हम उससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकते। बट if company needs more capital then it can borrow money in form of loan capital। क्या मतलब हुआ इसका? बट इफ कंपनी नीड्स मोर कैपिटल, अगर कंपनी को और ज्यादा कैपिटल चाहिए, है ना, देन इट कैन बोरो मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन कैपिटल। तो कंपनी लोन कैपिटल की तरफ भी जा सकती है, लोन ले सकती है ना। It can be raised by the issue of an instrument called debentures। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको इशू किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को, और जो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है दैट इज कॉल्ड डिवेंचर्स। यानी कि जब कंपनी लोन ले रही है, लोन लेने के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है उसको ही बोलते हैं डिवेंचर्स, ऋण पत्र। हिंदी में भी देखिए तो ऋण पत्र, ऋण ले रही है कंपनी, लोन ले रही है और उसका एक पत्र, उसका एक लेटर देती है, वही इंस्ट्रूमेंट जो है डिवेंचर कहलाता है। एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, होता क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट का, है ना। किसी से लोन लिया तो उसे भी तो कोई कागज दोगे आप। Such instruments are issued under the seal of company and duly signed by authorized signature। तो वो जो होता है कॉमन सील लग के कंपनी इशू करती है, और एक्चुअल में कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि सर वो तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है। ये चीज बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। दिस इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स पार वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर ऑफ पेमेंट एंड टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। सारी चीजें लिखी होती है उसमें कि वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टेन्योर ऑफ पेमेंट कितना है, और टर्म्स ऑफ रिडम्पशन कितना है। टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का मतलब एक टाइम के बाद जब आप उसके पैसे वापस करेंगे तो कितने पैसे वापस करेंगे, ये चीज भी उसमें लिखी हुई होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट फीचर इज रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि इसमें टेन्योर कितना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका एट पार इशू किया जा रहा है, प्रीमियम, सारी चीजें, रिडम्पशन की कंडीशंस क्या होंगी, ये सारी चीजें रिटर्न में कंपनी देती है आपको। इंटरेस्ट का पेमेंट नॉर्मली 6 महीने पे ही होता है, सब चीजें उसमें लिखी हुई होती है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इट्स इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफिक डेट एंड रेट। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, एक आदमी से लोन लिया जा रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इट्स इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट किया जाएगा, इंटरेस्ट भी किया जाएगा, एक पर्टिकुलर डेट पे किया जाएगा। तो वो स्पेसिफिक जो डेट होती है वो डेट लिखी हुई होती है, और किस रेट से किया जाएगा ये रेट होता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है ये। डेप्ट की एक्नॉलेजमेंट होती है ये, यहां हमने इतने रुपए का लोन लिया। इंटरेस्ट, टर्म्स,
मेथड ऑफ रिडम्पशन एक्सेट्रा आर प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड का मतलब पहले से ही डिसाइडेड होता है। जब हम लोन ले रहे हैं कितना इंटरेस्ट देंगे, क्या टर्म्स रहेंगी, मेथड्स क्या रिडेम्पशन वाले होंगे, ये बाद में नहीं डिसाइड किया जाता, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल आफ्टर 6 मंथ। जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का, वो ये एक कंडीशन ही होती है कि हर 6 महीने पे जो कंपनीज होंगी वो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगी। नॉर्मली सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इंडिया में तो नॉर्मली सारे सिक्योर्ड ही होते हैं और उनका जो चार्ज होता है फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये है कि सारी एसेट के ऊपर उन डिबेंचर्स का चार्ज होता है कि जब भी इनका वो एसेट सेल की जाएंगी तो हमारे डिबेंचर्स का पेमेंट होगा। एक चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग। दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि डिबेंचर्स जो भी होंगे और वो सिक्योर्ड होते हैं, किससे होते हैं? फ्लोटिंग चार्ज से। It can be issued at par, at premium and at discount। याद आ रहा है आपको शेयर्स वाले चैप्टर में? उसमें भी जो है एट पार होता था, एट प्रीमियम होता था। डिस्काउंट का तो अब कॉन्सेप्ट वहां बहुत खत्म सा ही हो गया है, लेकिन यहाँ पर है। यहाँ पर आप अपने डिबेंचर्स को एट पार भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिबेंचर्स का हरण नहीं किया जाता। दे कैन नॉट बी फॉरफीटेड। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब शेयर्स का केस में तो आपने देखा ही था कि शेयर में आपने इशू किया और कोई आदमी पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। मगर लोन है ये, है ना? और लोन में आप नहीं कह सकते कि भाई आपने इतना पैसा देने का वादा किया था, इतना ही पैसा दिया तो मैं अब आपके बाकी पैसे नहीं दूंगा जो आपने, है ना? तो आप उसे फॉरफिट नहीं कर सकते डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स इक्विटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो होते हैं ये क्रेडिटर्स इक्विटी कहलाते हैं, है ना? Hence it appears in the liability side of the balance sheet। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आता है। कौन सी हेडिंग में आता है ये याद रखनी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हम इसे दिखाते हैं। डिबेंचर्स आर इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी कॉमन सील होती है, उसके अंदर हम इसे इशू करते हैं। A company can purchase its own debentures as an investment। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी खुद ही अपने जो डिबेंचर्स है वो इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज कर सकती है मार्केट से। अपना खुद ही अपने डिबेंचर्स ही परचेज कर लिए और अपने आप को इंटरेस्ट पे करती रहती है। तो ये भी डिबेंचर्स वाले में फैसिलिटी होती है। अब बात आती है काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। जो भी ऋण पत्रों की बात कर रहे हैं, डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में होते कितने तरह के? तो उन्हें देखिए हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेगोशिएबिलिटी, सेकंड वन इज सिक्योरिटी, थर्ड वन इज रिडेम्पशन, फोर्थ वन इज कन्वर्टिबिलिटी, फिफ्थ वन इज कूपन रेट। ये 5 पार्ट है, नेगोशिएबिलिटी, सिक्योरिटी, रिडेम्पशन, कन्वर्टिबिलिटी, कूपन रेट। इन 5 पार्ट्स में डिबेंचर्स को डिवाइड करते हैं। अब हम आगे देखेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे कि क्या होते क्या है। फर्स्ट पार्ट इज नेगोशिएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी और रिकॉर्ड, 3 चीजें हमारी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नेगोशिएबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड और रिकॉर्ड। वी कैन डिवाइड डिबेंचर्स इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है बियर। रजिस्टर्ड का मतलब जिन डिबेंचर्स को बाकायदे कंपनी अपने वहां पर अपने एंटर करती है, अपने रिकॉर्ड करती है, तो वो कहलाते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। और ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रही है वो कहलाते हैं बियरर डिबेंचर्स। तो एक हो गया रजिस्टर्ड, जिनका रिकॉर्ड हो रहा है, और जिनको रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर रखा वो होता है बियरर। रिकॉर्ड का मतलब ये कि इसके नाम में इशू है ना, वो सारी चीजें रजिस्टर्ड में तो रिकॉर्डेड होती हैं, बियरर वाले में रिकॉर्डेड नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी
वी कैन डिवाइड डिवेंचर्स इनटू टू पार्ट्स, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, सिक्योर्ड और मॉर्गेज, और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। इंडिया में तो देखो बेटा ये सिक्योर्ड वाले डिवेंचर्स ही इशू होते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में नहीं है। सिक्योर्ड यानी कि आप तो पब्लिक ने आपके डिवेंचर्स खरीदे और वो सिक्योर्ड है, वो किसी न किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, जब आपने वो लोन आपने लिया और वो कहीं भी उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, उसके पीछे कोई एसेट नहीं है, नेट डिवेंचर्स भी कहते हैं, सिंपल डिवेंचर्स भी के नीचे लिखा हुआ नाम है। तो जिनके पीछे सिक्योरिटी है वो सिक्योर्ड और जिसके सिक्योरिटी नहीं है वो अनसिक्योर्ड, और इंडिया में तो सारे के सारे सिक्योर्ड ही होते हैं। On the basis of redemption, we can divide debentures into two parts, redeemable debentures और irredeemable debentures। अब देखिए यहाँ पर भी दो पार्ट है, redeemable debentures। redeemable debentures का मतलब हो गया कि जिनका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडम्पशन किया जा जाए। हमारे यहाँ इंडिया में सारे डिवेंचर्स जो होते हैं सिक्योर्ड और रेडीमेबल ही होते हैं, यानी कि उनका रिडम्पशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो जाता है, टाइम भी डिसाइडेड है। कंपनी लॉ बोर्ड हमारा ये कहता है कि 10 साल के अंदर आपको मतलब मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 10 इयर्स तक का आप लोन ले सकते हैं डिवेंचर। 10 साल के बाद उनके पैसे वापस करने होंगे। हाँ, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उसमें 30 साल के लिए भी डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं, लेकिन मेन चीज आप समझिए, रेडीमेबल का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे, और इरेडीमेबल का मतलब बताइए क्या होगा। इरेडीमेबल का मतलब उनके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, तो वो कहलाता है इरेडीमेबल डेबिटर्स। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी वी कैन डिवाइड डिवेंचर्स इनटू टू पार्ट्स, यानी कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उन्हें कन्वर्ट कर देंगे, है ना। आपके जो डिवेंचर्स है वो कंपनी ले लेगी और उसकी जगह हो सकता है आपको इक्विटी शेयर दे दे, हो सकता है आपको प्रेफरेंशियल दे दे, कन्वर्ट कर देगी। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका कन्वर्जन नहीं होता, उनका होता ही नहीं है, मतलब कन्वर्जन वो तो एक बार इशू करने के बाद मार्केट में ही रहते हैं। नेक्स्ट इज कूपन रेट। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट वी कैन डिवाइड डिवेंचर्स इनटू टू पार्ट्स, स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। स्पेसिफिक कूपन रेट, तो ये जो डिवेंचर्स होते हैं उनका कूपन रेट का मतलब एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो फिक्स्ड होगा, प्री डिटरमाइंड होगा। इसमें स्पेसिफिक में पहले से ही डिसाइडेड कर रखा होगा कि हाँ इतने परसेंट का इंटरेस्ट देंगे। नॉर्मली बैंक रेट के साथ क्लब कर दिया जाता है, मतलब बैंक रेट जो होता है उसके आसपास का रेट रखा जाता है इसका, और ये नॉर्मली फिक्स होता है। कभी कभी ये फ्लक्चुएट भी करता है, यानी कि जो इस टाइप के डिवेंचर्स होते हैं ये फिक्स भी हो सकते हैं इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फ्लोटिंग भी हो सकता है। These types of debentures are generally issued by the companies। इशू करती नॉर्मली इसी टाइप का डिवेंचर्स इशू करते हैं। नेक्स्ट इज आता है आपका जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। These debentures do not carry a specific rate of interest. In order to compensate the investors, such debentures are issued at substantially discount। आपने जीरो कूपन बॉन्ड का नाम सुना होगा, उसमें क्या होता है स्पेसिफिक रेट नहीं होता कुछ भी डिवेंचर के इतने परसेंट इंटरेस्ट पे किया जाएगा, वो नहीं होता। उसमें तो क्या होता है आपको अब भी जब आपका इंटरेस्ट का रेट ही फिक्स नहीं होगा तो आप खरीदेंगे ही क्यों। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको डिस्काउंट पे दिया जाता है, ये वाले डिवेंचर्स डिस्काउंटेड रेट पे इशू किए जाते हैं। कि आपका जैसे मान लिया 100 रुपए का डिवेंचर्स है तो आपको 80 रुपए में, या आपको मान लिया 60 रुपए में दिया जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है वापस हम आपको 100 रुपए करेंगे। इसका मतलब आपने कोई चीज 60 रुपए में ली और 100 रुपए आपको मिलेंगे, तो जो 40 रुपीज का बीच का डिफरेंस है उसको आप अपनी इनकम, अपना इंटरेस्ट कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जीरो कूपन रेट जो होते हैं इस पर कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं होता। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। अब आगे चलते हैं हम डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स एंड शेयर्स।
अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम डिबेंचर्स और शेयर में, तो पहला है नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल आपको पता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक लोन कैपिटल होती है, और जो शेयर्स होते हैं ये हमारी शेयर कैपिटल होती है, यानी कि वो लोन माना जाता है जबकि शेयर्स लोन नहीं होते हैं। पोजीशन ऑफ होल्डर की बात करें तो मैंने भी आपको बताया, जो डिबेंचर है वो तो क्रेडिटर की तरह ट्रीट होते हैं और शेयर्स जो होते हैं वो ओनर की तरह ट्रीट होते हैं। कंसिडरेशन की बात करें जाए तो क्या मिलता है इन्हें जब इन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया कंपनी में, चाहे शेयर खरीदे गए हो या डिबेंचर्स खरीदे गए। तो देखिए, जब शेयर्स कोई आदमी खरीदेगा तो आप उसके बदले में जो उसे देंगे दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, है ना, वो डिविडेंड होता है। और जब कोई आदमी डिबेंचर्स खरीदता है तो आप उसके बदले में जो उसे पेमेंट करते हैं वो कहलाता है इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली जो होती है, जनरली क्या होती है, डिबेंचर्स के ऊपर फिक्स होती है। एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। लेकिन अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में फिक्स नहीं होती, प्रेफरेंस शेयर में जरूर फिक्स होती है, लेकिन जब जनरल शेयर की बात कर रहे होते हैं तो इक्विटी की बात कर रहे होते हैं, और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर का फिक्स नहीं होता और डिबेंचर होल्डर्स का फिक्स होता है। सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न माने कि वापस करना है, किसका सर्टेन होता है, डिबेंचर्स का सर्टेन होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिबेंचर्स का पैसा वापस किया जा सकता है, और नॉर्मल केस में 10 साल से ज्यादा आप टाइम पीरियड के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में क्या होता है कि इनका जो है जनरली इनका पेमेंट नहीं किया जाता। अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कुछ कंडीशन में इनका बाईबैक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन अगर देखी जाए तो हम कहते हैं कि डिबेंचर्स जो हैं उनकी सर्टेनिटी होती है रिटर्न की और शेयर्स की नहीं होती। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बात करें तो डिबेंचर्स तो इंडिया में मैंने बताया कि सारे के सारे सिक्योर्ड होते हैं, जबकि जो शेयर्स हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते। इनफैक्ट उनका तो सबसे लास्ट में पेमेंट होता है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, बताइए क्या लग रहा है आपको, कौन पार्टिसिपेट करता होगा मैनेजमेंट में? सोचिए, क्या डिबेंचर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते होंगे मैनेजमेंट में, कंपनी कैसे चलानी है कैसे करनी है? बिल्कुल भी नहीं। डिबेंचर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता मैनेजमेंट में, जबकि शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होता है। वोटिंग राइट्स बताइए किसके पास होते होंगे, सोचिए। वोटिंग राइट्स, डिबेंचर्स के पास भी वोटिंग राइट्स होते होंगे? बिल्कुल भी नहीं, जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे मैनेजमेंट में तो इनके पास वोटिंग राइट्स कहां से होंगे? वोटिंग राइट्स होते हैं शेयर्स के, शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। अच्छा बताइए, रिस्क किसके साथ ज्यादा है, डिबेंचर्स के साथ रिस्क ज्यादा है या शेयर होल्डर के साथ रिस्क ज्यादा है? सोचिए कौन ज्यादा रिस्क पे काम करता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि रिस्क तो शेयर्स के साथ ज्यादा है, क्योंकि एक तो प्रॉफिट में जब पार्टिसिपेट, यानी कि डिविडेंड की जब बारी आएगी तब वो बाद में मिलेगा, है ना, सर्टेन भी नहीं है कितना मिलेगा कितना नहीं। और अगर वाइंडिंग अप में कंपनी चली गई तब भी लास्ट में पैसा मिलेगा। तो यानी कि सारी अनसर्टेनिटी की बात करें, सारा रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क वो पूरा का पूरा शेयर्स के साथ होता है। डिबेंचर के साथ देखिए कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जब एक बार हमने डिबेंचर इशू कर दिए तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बता दिया, आपने उन्हें ये बता दिया कि भाई इतने टाइम के बाद हम आपके पैसे वापस कर देंगे। और उस बीच अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तब भी इनको पैसे शेयर से तो पहले ही मिलेंगे। इसका मतलब रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं डिबेंचर्स में कम होता है और शेयर्स के केस में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। लाइबल टू फॉरफीचर, बताइए, ये तो बहुत आसान सा पॉइंट आ गया कि फॉरफीचर किसका हो सकता है। क्या डिबेंचर्स का फॉरफीचर हो सकता है या शेयर्स का फॉरफीचर होता है? सोचिए किसका फॉरफीचर होता है और किसका फॉरफीचर नहीं होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, और आपने बिल्कुल सही, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी जब चैप्टर स्टार्ट किया था और डिबेंचर्स के फीचर्स बताए थे तो उसमें मैंने बताया था आपको कि डिबेंचर्स का फॉरफीचर नहीं हो सकता, जबकि जो शेयर्स हैं उनका अगर वे पेमेंट नहीं करेंगे, कोई कॉल पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका शेयर हम फॉरफिट कर देते हैं। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, ये बताइए बैलेंस शीट के अंदर कहां दिखाया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को?
अभी मैंने आपको पीछे बताया कि डिवेंचर्स दोनों होते तो दोनों लायबिलिटी साइड के ही है, लेकिन ये तो आपके शेयर कैपिटल वाले हेड में आते हैं और ये आपका लोन वाले हेड में आता है ना। दोनों का हेड जो है वो अलग अलग होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा हो। अब देखिए, जो ये मैं भी कह रहा था प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में, इसको हम और भी कर सकते हैं कि डिवेंचर्स को आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखा सकते हो, और वो जो होते हैं आपके कैपिटल जो होती है शेयर कैपिटल, वो तो आपका शेयर मतलब शेयर होते हैं वो शेयर कैपिटल हेड में दिखाए जाते हैं। और अगर फर्दर भी आप कर सकते हैं कि भाई इसे जो है नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है ना, ये जो होता है आपका डिवेंचर्स, और जो आपके शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर फंड होते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। अब हम बात करते हैं प्रोविजंस इन रिगार्ड टू डिवेंचर्स इन कंपनीज एक्ट 2013। जब कंपनीज एक्ट 2013 बना तो इसमें डिवेंचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी फेवर करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए। In regard to debentures, the following provisions have been covered under the Companies Act 2013 through Section 71. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 71 जो है, सेक्शन 71 डिफाइन करता है इसके बारे में। फर्स्ट, इशू ऑफ डिवेंचर्स जब भी होंगे तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इन जीओ। आपको जनरल मीटिंग करनी होगी शेयर होल्डर्स को बुला के, और उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हम डिवेंचर्स को इशू नहीं कर सकते। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ये तो आपको क्लियर होगा ही। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आपको एक क्रिएट करना होगा अलग से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्यों जरूरत है इसकी? अब देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई हम 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उनके पैसे वापस करेंगे। जब उनके पैसे वापस करोगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं रिजर्व और फंड तो क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि प्रॉफिट में से, जब प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया जाता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसमें से एक पार्ट हम वहां से प्रॉफिट का रोक के उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो पार्ट आप रोकेंगे, अब सपोज करिए 5 लाख रुपए का आपने डिवेंचर इशू किए और आपको लग रहा है कि 5 साल के बाद हमें इनका पेमेंट करना है, तो मोटा मोटा देखा जाए तो हर साल 1 लाख रुपए का तो प्रोविजन करना पड़ेगा। तो 1 लाख का 90,000 का कंपनी क्या करती है, कुछ इन्वेस्ट करती है, कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, तो एन्युटी टेबल के हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि कौन सी क्या रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, मतलब चल रहा है, और रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितना पैसा हमें जमा करना पड़ेगा। सपोज करिए एन्युटी टेबल कहती है कि हर साल आप 90,000 रुपए जमा करिए या 95,000 रुपए जमा करिए, तो 5 साल के बाद आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि प्रॉफिट से उतना पैसा रोक के रख लेते हैं और वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर यही पैसा हम इन्वेस्ट कर देते हैं जो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से, रिजर्व इन्वेस्टमेंट के नाम से हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई ना कोई सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपको उन जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें आप सेल करते हो, और उन सिक्योरिटी को सेल करने के बाद आप उनका रिडेम्पशन कर देते हो। तो एक ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर्स ट्रस्टी इन द इशू ऑफ एक्सीड्स 500%। जब भी आप 500% से ज्यादा लोगों को डिवेंचर इशू करेंगे तो आपको डिवेंचर ट्रस्टी बनाना पड़ता है। डिवेंचर ट्रस्टी आप किसी बैंक को बना सकते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं वो भी डिवेंचर ट्रस्टी बन जाते हैं। तो बेसिकली डिवेंचर ट्रस्टी का काम ये होता है कि वो डिवेंचर्स के देखते हैं कि उनके साथ आप गलत तो नहीं कर रहे हो, कुछ उनका इंटरेस्ट टाइम से पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके रिडेम्पशन के लिए प्रॉपर आपने वो किया हुआ है कि नहीं, प्रोविजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें यानी कि एक तरह से डिवेंचर का ट्रस्ट बना रहे हैं, उनके लिए ट्रस्टी बनाए जाते हैं। और ये ट्रस्टी जो होते हैं ये डिवेंचर को प्रोटेक्ट, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। मैंने आपको बताया कि भाई देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए तो प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 71 में बताया गया है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिवेंचर का पेमेंट करना है। तो उनके रिडेम्पशन के लिए क्या क्या आप चीजें वो कर रहे हो, तो वो भी सारी चीजें आपको रिडेम्पशन की सारी कंडीशंस कैसे कैसे आप
अपना प्रॉफिट में से काट रहे हो या आप कैसे करोगे, वो सारी चीजें आपको रिडम्पशन के लिए सारे प्रोविजंस करने होते हैं। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो होते हैं इनके रिगार्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, है ना। अगर आप कुछ कंपनी ठीक नहीं कर रही है, डिबेंचर होल्डर्स के को लग रहा है कि नहीं हमारे लिए तो ठीक नहीं हो रहा है इस कंपनी में, तो डिबेंचर होल्डर्स जाके वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी काफी पावर्स होती है, वहां भी वो कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है, आप लोन ले रहे हो किसी से, तो हमारा सेक्शन 71 सिर्फ ये चाहता है कि जो जिसने भी आपको लोन दिया है उसका भी इंटरेस्ट बना रहे कंपनी में, उसे ये डाउट ना हो कि हाँ मेरे साथ तो गलत हो रहा है और मेरे हितों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसके दिमाग में ये ना आ जाए कंफ्यूजन कि उसको पेमेंट नहीं होगा। तो इन सब चीजों के लिए ये सेक्शन 71 बनाया गया है। और देखिए आसान आसान सी कंडीशन है, कोई बहुत हार्ड कंडीशन इसमें कोई भी नहीं है। अब हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स की। फॉर द कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंसिडरेशन फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये जो दो पार्ट है ये हम बाद में करेंगे, आज के वीडियो में सिर्फ हम यही देखेंगे कंसिडरेशन फॉर कैश कैसे किया जाता है, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर कैश का मतलब भाई कैश आपके पास आ रहा है और आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब आपने कोई एसेट खरीदी, आपने कोई मशीनरी खरीदी और बदले में डिबेंचर दे दिए। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब कि आपने कोई लोन लिया किसी से और उसने कहा सिक्योरिटी दो, तो आपने अपनी सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी के रूप में आपने डिबेंचर ही रखवा दी, तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी हो जाती है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे होता है, उसको कैसे एंट्री की जाती है, ये सारी चीजें तो खैर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तो हम सिर्फ कंसिडरेशन फॉर कैश को देखेंगे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए बहुत इजी है और सेम है ऑलमोस्ट जैसे शेयर्स में हमने किया था। शेयर्स वाले केस में अगर आपको याद हो तो आप वहां पे लिखते थे शेयर कैपिटल, है ना, तो शेयर्स की जगह यहाँ पर आप डिबेंचर का यूज करेंगे। डिबेंचर अकाउंट यूज करेंगे किसकी जगह, शेयर कैपिटल। जैसे पैसा आया था एप्लीकेशन का, पैसा जब ट्रांसफर करते थे आप तो आप कहते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल को रिप्लेस क्या वर्ड करेगा, डिबेंचर अकाउंट, है ना। इट इज वेरी कॉमन टू पुट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, जितने परसेंट के डिबेंचर्स हैं ये कॉमन है, आपको लगाना है। 7% डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स के आगे लिखेंगे, 8% डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स के आगे लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिबेंचर के साथ लिखनी पड़ेगी। नॉर्मली a company can issue debentures consideration for cash by three ways। अब इसमें भी कंसिडरेशन फॉर कैश की बात जब हम करें, मैंने ये बताया था, एक ही चीज बताई जाएगी आपको। तीन तरीके से हो सकता है, इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट। तीन तरीके हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब बिल्कुल शेयर वाले में उसमें आ जाइए, जैसे आपका आपने शेयर्स वाले केस में किया था, सेम चीज यहाँ पर है कि एप्लीकेशन मनी ड्यू हो रही है और रिसीव हो रही है। जब एप्लीकेशन मनी ड्यू हो रही है तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पे क्या एंट्री करते थे वहां पर आप? सर वहां तो हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो भाई शेयर को रिप्लेस कर दो ना डिबेंचर से, तो यहाँ कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और जो भी परसेंटेज है वो साथ में लिख दो। चलिए अब बताइए, अगर जब आप एप्लीकेशन का पैसा शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते थे तब क्या एंट्री करते थे? सर उस समय तो हम एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बिल्कुल आप डिबेंचर लिख दीजिए शेयर हटा के, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल नहीं आएगा, टू डिबेंचर अकाउंट आएगा, है ना, क्योंकि वो कैपिटल नहीं है। अच्छा, जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो अलॉटमेंट ड्यू होने पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और जब अलॉटमेंट रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम बिल्कुल जैसे शेयर्स वाले केस। जब कॉल मनी ड्यू करोगे बताइए क्या एंट्री करेंगे? सर बिल्कुल 8% डिबेंचर्स कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और जब रिसीव करेंगे
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल आ जाएगी, सेकंड कॉल है सेकंड कॉल है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात आती है अगर प्रीमियम पे इशू किए जाए, बिल्कुल किए जा सकते हैं। प्रीमियम पे होते हैं डेमेज, डिस्काउंट पे भी होते हैं डेमेज। तो जब प्रीमियम पे होंगे तो प्रीमियम सबके साथ थोड़ी होगा, या तो एप्लीकेशन के साथ होगा, या अलॉटमेंट के साथ होगा, या कॉल के साथ होगा। नॉर्मली जो प्रीमियम होता है वो अलॉटमेंट के साथ होता है। तो अगर अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम है तो जब प्रीमियम आप ड्यू करेंगे तो ड्यू करते समय आप लिखेंगे 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जैसे बिल्कुल शेयर में किया था। क्योंकि देखिए प्रीमियम हमारे लिए क्या है, प्रीमियम हमारे लिए इनकम है। इनकम है तो प्रीमियम आपकी क्रेडिट होगी। अब अमाउंट कैसे लिखोगे बताओ। 100 रुपए का डिवेंचर है मान लिया, और 100 रुपए के डिवेंचर को आपने जो इशू किया वो 20 रुपए प्रीमियम के लिए, तो आपके पास बैंक में कितने पैसे आएंगे बताइए। मतलब डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे वो कितने से करेंगे, आप कहेंगे 100 रुपए तो डिवेंचर के देने थे और 20 रुपए प्रीमियम के, 120 रुपए लेके आ जाओ। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट है डिवेंचर अलॉटमेंट के पैसे आ जाएंगे। अब बात आती है डिस्काउंट की। जब डिस्काउंट पे होगा तो ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए डिस्काउंट जो है हमारे लिए एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं, है ना। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे आपके टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगी, डिवेंचर के आगे तो देखिए हमेशा फेस वैल्यू आती है। मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ, मान लिया डिवेंचर है 100 रुपए का और आपने डिस्काउंट दे दिया 20 रुपए का, तो अलॉटमेंट पे पैसे मिलेंगे कितने आपको, 80 रुपीज। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कहने का मतलब ये एंट्री तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्योंकि जो हमने शेयर्स, हार्ड इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने शेयर्स में पढ़ लिया। आपने 12th में ही, बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स के ही हैं उन लोगों ने 12th में भी पढ़ा है। अब बात आती है अगर कॉल्स इन एडवांस है। जब कॉल्स इन एडवांस होगी तो अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होगी, ये पता लगा उसी में किसी ने कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया आपको, तो बताओ क्या डिवेंचर जब अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तब हमें कोई सपना आएगा, कोई आगे कान कह के जाएगा कि ये अलॉटमेंट जो एडवांस आएगा पैसा, कुछ भी नहीं। तो जब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे एडवांस के टाइम पे तो आपको कुछ नहीं पता होगा, आप नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, है ना। परसेंटेज आएगी यहाँ पे 8% डिवेंचर है। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी उसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपने देखा ये तो कॉल का पैसा भी आ गया भाई, तो 2 कॉल्स इन एडवांस। अब पता लगा किसी आदमी, दो शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अपना सारा पैसा कॉल का एडवांस में दे दिया, तो जो भी पैसा उन्होंने एडवांस में दिया वो कॉल से एडवांस में लिख दो। अलॉटमेंट पे जो पैसा आना था वो अलॉटमेंट पे लिख दिए, और टोटल वो बैंक के आगे चले जाए, है ना। शेयर वाले केस में भी आपने एडवांस वाला किया था। अब बात आता है कॉल्स इन एडवांस में आगे फर्दर क्या करेंगे। जब मनी ड्यू करने लगोगे आप, तो ड्यू करते समय हम कुछ नहीं करते, नॉर्मल ड्यू की एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करें तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। अब लेकिन जब आप कॉल मनी रिसीव करने लगोगे तब बेटा ध्यान ये रखना है कि वो जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा पहले दे दिया था वो अब थोड़ी देगा पैसा, तो यहाँ पर उसका पैसा आप एडजस्ट कर देंगे। उसका पैसा तो बैंक में तो वो पैसा नहीं आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट में तो आप वो पैसा लिखेंगे जिन लोगों ने अब पैसा भेजा है, और जिसने आपके पास एडवांस भेज दिया था यहीं पर आप लिख दोगे कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट और टू 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट। ये आपका पैसा रिसीव। देखिए कितनी आसान एंट्रीज है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं है, और शेयर करने के बाद तो और ज्यादा इजी लगने लगती है एंट्रीज। अब बताते हैं कॉल्स इन एरियर की। बताइए कॉल्स इन एरियर क्या होता है। सर कॉल्स इन एरियर का तो आपने बताया था कि जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है, बिल्कुल डिवेंचर वाले केस में भी हो सकता है, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। कोई ये थोड़ी कि शेयर होल्डर के पास ही कोई स्पेशल पावर है। भाई यहाँ भी ऐसा हो गया कि आपका डिवेंचर होल्डर था, उसके पास अलॉटमेंट तक के पैसे थे, जब कॉल के पैसे मांगे तो उसने नहीं दिए, जो नहीं दिए तो वो कॉल इन एरियर कहलाती है। और कॉल इन एरियर का तो बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट की बात करें
तो कॉल इन एरियर तो लिखा ही नहीं जाता एंट्री में आजकल। ड्यू करते समय आप ड्यू कर लो पूरा अमाउंट, और रिसीव करते समय जितना अमाउंट रिसीव किया वो लिख लो अपने आप। जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। सपोज करिए अलॉटमेंट पे 5 लाख रुपए मिलने थे, मिले मुझे 4,80,000 रुपए, तो 20,000 क्या है कॉल इन एरियर, तो वो कॉल इन एरियर में अपने आप शो हो जाता है। जब मनी ड्यू करेंगे तो डेवेंचर अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर अकाउंट, जब रिसीव करेंगे तब। अच्छा हाँ, अब मैंने देखिए यहाँ पर एक तरीका वो था जो मैंने अभी आपको बताया कि आप लिखो ही मत, अकाउंट खोलो ही मत। दूसरा तरीका ये भी है कि आप एंट्री कर भी सकते हो, आप दिखा सकते हो कि भाई इतना वैसा नहीं मिला, तो अब लॉस है ये हमारे लिए, सीधी बात देखी जाए तो लॉस है, तो फिर डेबिट होगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, बैंक में जो पैसे मिले, जो पैसे नहीं मिले कॉल्स इन एरियर में, और टू डेवेंचर फर्स्ट कॉल। लेकिन मॉडर्न जो हमारी अकाउंटिंग है उसमें हम इसको अवॉइड करते हैं, कहते हैं कोई जरूरत नहीं है कॉल्स इन एरियर की लिखने की, कॉल्स इन एरियर बनाने की, लिखने की एंट्री में कोई जरूरत नहीं है। जो डिफरेंस होता है, मान ली यहाँ पर 5 लाख रुपए है और मिले हमें 4,80,000 है, तो जो डिफरेंस है आपका वो अपने आप जो होगा वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब मेरा ये पहला पार्ट बहुत लेंथी, बहुत मतलब इसकी लेंथ इस वीडियो की बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। आगे जो एंट्रीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंटली सुना, इस वीडियो को देखा, और बेसिक सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। एंट्री के कुछ मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे इसमें, वो इसलिए कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर्स वाले चैप्टर में कर चुके थे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे, उसमें सारी एंट्रीज के ही होंगे, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो मेरा यहाँ पर एंड हो गया है, और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था उसकी भी बेसिक एंट्रीज क्या होती हैं उसका भी मैंने एक आइडिया दे दिया है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।